साथ नेहा दुबे। देश की बात में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात दिल्ली में बाढ़ की। दिल्ली के कई इलाके बाढ़ में डूब गए हैं। देश की बात में हम आपको बताएंगे कि बाढ़ में डूबती दिल्ली की तस्वीरों के जरिए हालात आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में बाढ़ से जनता की जान पर बनाई है, लेकिन सियासी दल इस मौके पर सियासत करने से नहीं चूक रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में बाढ़ पर कैसी राजनीति हो रही है। देश की बात में विपक्षी एकता की भी होगी बात। 2024 में बीजेपी के चक्रव्यूह को भेदने के लिए विपक्ष अब बेंगलुरु में महा बैठक करेगा, लेकिन अब विपक्षी एकता की कमान नीतीश के हाथों से निकलकर किसके पास आने वाली है, ये भी हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बीच एक बार फिर से 2016 में हुए राफेल सौदे का जिन निकल आया है। इस जिन को किसने बोतल से निकाला और इसका पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर क्या पड़ेगा असर, ये भी आज आपको बताया जाएगा। वहीं अदालत की खबरों पर भी रहेगी हमारी खास नजर। हम आपको बताएंगे कि बॉम्बे हाईकोर्ट से एनसीपी नेता नवाब मलिक को आज फिर क्यों होना पड़ा निराश। शुरू करते हैं देश की बात का सफर। दिल्ली में यमुना ने विकराल रूप ले लिया है। दिल्ली में यमुना नदी का पानी शहर के भीतर घुसने लगा है। राजधानी डूबने लगी है। राजधानी के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हो गए हैं। दिल्ली में बाढ़ को लेकर आज एलजी ने मीटिंग बुलाई, जिसमें लंबे अरसे बाद सीएम केजरीवाल भी शामिल हुए। आप कहते हैं प्रलय होता है या नहीं? जो नाम दे, ये प्रलय तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं। पानी पानी, ये है देश की राजधानी। सात बार उजड़ी, 7 बार बसी दिल्ली। सैलाब के आगे घुटनों के बल रेंगती दिल्ली। साल भर यमुना मैया को हम भूल जाते हैं, लेकिन जब मानसून आता है तो मैया दिखाती है अपना विकराल रूप। माएं बच्चों पर गुस्सा करती है, लेकिन जब बच्चे शैतानी करते हैं तो हल्के से चपत लगा देती है। दिल्ली के लोगों ने भी यमुना पर जुल्म किए। यमुना मां सहती रही, लेकिन हर सहनशीलता की हद होती है। जब यमुना मैया के सिर से पानी गुजरने लगा तो दिल्ली भी हो गई पानी पानी। ये यमुना बैंक मेट्रो से ली गई तस्वीर है, जहां यमुना का विकराल रूप आप साफ देख सकते हैं। इस रिक्शा वाले भाई को देखिए, सड़क पर रिक्शे को नाव बना डाला। क्या बाइक, क्या कार, क्या घर, क्या बाजार। आज दिल्ली जार जार रो रही है। यमुना मैया से प्रार्थना कर रही है, बस माँ अब अपने बच्चों को बख्श दो। 7 बार उजड़ी दिल्ली को 8वीं बार उजड़ने से बचा लो। वही दिल्ली डूब रही है, चारों ओर पानी ही पानी है, लेकिन दिल्ली को सिर्फ यमुना का पानी नहीं डुबा रहा, बल्कि दिल्ली पर आई इस आफत के बीच सियासत से भी दिल्ली शर्म से डूब रही है। दिल्ली की जनता जल प्रहार झेल रही है। यमुना में पानी का स्तर 1978 के लेवल को पार कर चुका है। दिल्ली में जिधर भी नजर डाले वहीं पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि किसकी दिल्ली डूब रही है, केंद्र सरकार की या फिर केजरीवाल की? डूबती दिल्ली का मामला अब केंद्र बनाम राज्य का हो गया है। माना यह भी जा रहा है कि दिल्ली सियासत का केंद्र है, लेकिन बाढ़ में भी आखिर सियासत, ये परेशान करने वाला सवाल है। ये लाल किला है।
वो जगह जो देश की आन बान शान का प्रतीक है। इसी प्राचीर से 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री देश की जनता को संदेश देते हैं, लेकिन ताकत का प्रतीक लाल किला आज लाचार है। यमुना ने लाल किले को अपने आगोश में ले लिया है। लाल किला डूबा हुआ है, दिल्ली डूब रही है, चारों ओर जल प्रलय के हालात हैं। लेकिन दिल्ली को सिर्फ यमुना का पानी ही नहीं डुबा रहा, बल्कि दिल्ली पर आई इस आफत के बीच हो रही सियासत से भी दिल्ली शर्म से डूब रही है। दिल्ली की जनता जल प्रहार झेल रही है। यमुना में पानी का स्तर 1978 के लेवल को पार कर चुका है। दिल्ली में जिधर भी नजर डालें पानी ही पानी नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि किसकी दिल्ली डूब रही है, केंद्र सरकार की या केजरीवाल सरकार की? डूबती दिल्ली का मामला अब केंद्र बनाम राज्य हो गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने दिल्ली में बाढ़ के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए हथिनी कुंड बैराज से धीमी गति से पानी छोड़ने की मांग की है, ताकि यमुना का जल स्तर तेजी से ना बढ़े। दिल्ली में इस वक्त यमुना में पानी बढ़ता जा रहा है और एक तरह से बाढ़ की स्थिति सी बनी हुई है। दिल्ली में यमुना का लेवल जो डेंजर लेवल है वो 205.33 मीटर है। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। वो 207.71 पे पहुंच गया ऑलरेडी। गौर करने वाली बात यह है कि हथिनी कुंड बैराज हरियाणा में है और यहाँ बीजेपी की सरकार है। जाहिर राजनीति में मंज चुके केजरीवाल हरियाणा की बीजेपी सरकार को दिल्ली में बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जिस रफ्तार से दिल्ली डूब रही है, उसी रफ्तार से दिल्ली में आई बाढ़ पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर राज्य के लोगों को खतरे में डाला है। दिल्ली की वर्तमान सरकार कुछ नहीं कर रही है, लोग मुश्किल में हैं, इसका नियमित उपाय होना चाहिए। हम अनाज, खाना, दवाई सब कुछ प्रभावित लोगों को बांट रहे हैं। उधर बाढ़ से लोगों की जान पर बनाई है और एलजी दिल्ली सरकार में सियासत हाई हो रही है। उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दिल्ली की जनता को डूबने से बचाने की बजाय पुरानी खुन्नस निकाली जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बारिश से निपटने के लिए पहले ही तैयारी कर ली जानी चाहिए थी। नालों की उचित तरीके से सफाई नहीं किए जाने के कारण राजधानी दिल्ली को जल भराव की वार्षिक परंपरा का सामना करना पड़ रहा है। एलजी के बयान पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली के जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल की आलोचना करते हुए कहा कि आप सरकार पर दोष मढ़ रहे हैं, जबकि उपराज्यपाल ने पहले दावा किया था कि नालों से गाद निकाली गई है और यमुना को साफ कर दिया गया है। केजरीवाल सरकार के मंत्री भारद्वाज ने एलजी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें ऐसे वक्त में ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए जब लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को और मेयर साहिबा को कहा है कि जितने भी वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जहां पे जल भरा हुआ है वहां पे इंस्पेक्शन की जाए, जो करेक्टिव मेजर्स हो सके वो करें। ये हम लोग अलकनंदा के डॉन बॉस्को स्कूल के सामने हैं। ये अलकनंदा का सबसे लो लाइंग एरिया है, तो बरसात में अक्सर पानी यहाँ पे भरता है और भरता है तो फिर रास्ते में जो आने जाने वाले व्हीकल्स हैं उनको भी दिक्कत आती है। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे दो बड़ी ड्रेन दी हुई है हमने यहाँ पे, जिसका पानी पूरा जहाँपना फॉरेस्ट में जाता है। तो अक्सर यही होता है कि इसके जो ड्रेन के बेल माउथ होते हैं इसके ऊपर मलबा जमा हो जाता है भारी बारिश के कारण। और अब आप देख रहे हैं कि बेसिकली पीडब्ल्यूडी के लोग जो हैं वो यहाँ पे हैं और वो सब जो है ये मलबा जो है सब निकाल रहे हैं, ताकि ये बेल माउथ जो है, जो नाले के सिरे हैं, नाले का जो मुंह होता है वो अगर खुल जाए तो सारा पानी नालों के अंदर जा सकता है। तो आपको बता दें कि भारद्वाज दिल्ली जल बोर्ड यानी डीजेबी के अध्यक्ष भी हैं, जो यमुना नदी की सफाई के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जब दिल्ली डूब रही है तो मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि एलजी साहब ने पिछले 1 साल से डीजेपी को निधि नहीं दी है। वित्तीय समस्याएं खड़ी करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
एलजी और केंद्र सरकार लगातार दिल्ली सरकार के काम में रोड़े अटका रहे हैं। हैरत की बात है कि बाढ़ में दिल्ली की जनता डूब रही है और एसजी और आप के बीच अधिकारों की जंग लड़ी जा रही है। सच में ये सियासत है। दिल्ली में पानी का स्तर जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उसमें सियासी नाव चलाने में उतनी ही सुविधा हो रही है। लेकिन ध्यान रहे, जनता सब कुछ देख रही है। आक्रोश बढ़ा तो ये सियासत की नाव पलटने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। मिशन 2024 में जीत का डंका बजाने के लिए बेताब विपक्षी पार्टियों की एकजुटता के दावे किए जा रहे हैं। पटना में हुई विपक्षी एकता की बैठक में इसकी पहली झलक देखने को मिल गई थी, लेकिन उस समय जितने दिल मिलते दिखाई दिए, उतने विवाद भी सामने आ गए। केजरीवाल और कांग्रेस में तकरार, एनसीपी में दो फाड़ और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ अधीर रंजन चौधरी की तल्खी ये बताने के लिए काफी थी कि दिग्गज एक मंच पर जुट तो गए, लेकिन उनके दिल मिलने बाकी है। इसी विपक्षी एकता की अगली कड़ी में बेंगलुरु में होने वाली बैठक में डिनर डिप्लोमेसी देखने को मिलेगी। तो वहीं पिछले काफी समय से सक्रिय राजनीति से दूर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी बैठक में हिस्सा ले सकती हैं। माना यह भी जा रहा है कि सोनिया गांधी की इस बैठक में मौजूद होना ये काफी कुछ बदल सकता है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या सोनिया गांधी विपक्षी एकता की कमान अब अपने हाथ में लेने जा रही हैं? मिशन 2024 बेंगलुरु में लगेगा विपक्षियों का जमावड़ा। सोनिया गांधी संभालेंगी विपक्षी एकता की कमान। सोनिया गांधी करेंगी विपक्षी दलों की कड़वाहट को दूर। आगामी लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने को बेकरार बीजेपी के सामने एक मजबूत गठबंधन खड़ा करने के लिए विपक्षी एकता को परवान चढ़ाने की कोशिशें की जा रही है। बीजेपी विरोधी दलों का पहला जमघट बिहार की राजधानी पटना में लगा था। हालांकि इस बैठक में जितने दिल मिलते दिखाई देने चाहिए थे, उससे ज्यादा विवाद सामने आए थे। लेकिन अब बेंगलुरु में होने जा रही दूसरी बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बैठक में शामिल होने की खबरें हैं। माना जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से पिछले काफी समय से सक्रिय राजनीति से दूर सोनिया गांधी विपक्षी एकता की कमान अपने हाथ में ले सकती है। दरअसल कांग्रेस की कोशिश है कि बड़े दलों के साथ छोटे छोटे दलों को एक मंच पर लाकर बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेरा जा सकता है। क्या बेंगलुरु की बैठक में शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल? ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी में जारी है टकराव। एनसीपी में दरार, विपक्षी एकता की कैसे बहेगी बयार? दरअसल विपक्षी एकता की राह में बड़े रोड़े हैं। मजबूत गठबंधन तो सभी बीजेपी विरोधी दल चाहते हैं, लेकिन दोस्ती पर महत्वाकांक्षाएं और पुरानी अनबन हावी होती दिखाई दे रही है। अब तक विपक्षी एकता का सूत्रधार कहे जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और आरजेडी में भी नेताओं की कलह खुलकर सामने आ रही है। ऐसे में सवाल ही है कि आपस में मोर्चा खोले बैठे ये तमाम विपक्षी दलों के दिल कैसे मिल पाएंगे। उधर बीजेपी की ओर से एक बार फिर नारा दिया जा रहा है, अब की बार 300 पार। इसके लिए रणनीति को धार देने की कोशिश की जा रही है। बैठकों का दौर जारी है। दिग्गजों को जिम्मा सौंपा गया है। खास तौर पर बीजेपी की निगाह उन सीटों पर जीत दर्ज करने की है जिनमें पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में सवाल यही है कि विपक्षी एकता का दंभ जरूर भरा जा रहा है, लेकिन मजबूत दोस्ती की झलक अब तक देखने को नहीं मिल पाई है। लेकिन सोनिया गांधी के कमान हाथ में लेने के बाद समीकरण कितने बदल सकते हैं, इसके लिए बेंगलुरु की बैठक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे में 26 मरीन राइफल की राफेल की खरीद के लिए डील हुई है। बता दें आपको कि लेकिन उससे पहले ही 2016 में फ्रांस से
हुए 36 राफेल फाइटर प्लेन के सौदे में कथित घोटाले का जिन बाहर आ गया है। फ्रांस की न्यूज वेबसाइट मीडिया पार्ट में कथित राफेल घोटाले को लेकर खबर छपी है। खबर के मुताबिक फ्रांस में राफेल घोटाले जांच को देख रहे मजिस्ट्रेट ने भारतीय अधिकारियों को एक पत्र भेजा है। इसमें मामले की जांच में सहयोग मांगा गया है। अब मीडिया पार्ट में छपी खबर के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। 2019 के चुनाव में राफेल मुद्दे पर बुरी तरह से मात खाने वाली कांग्रेस अब इसे 2024 में चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में जुट गई है। राफेल का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है। अब जबकि पीएम के फ्रांस दौरे में 26 मरीन राफेल की खरीद के लिए डील होनी है, उससे पहले 2016 में फ्रांस से हुए 36 राफेल फाइटर प्लेन के सौदे में कथित घोटाले का जिन्न बाहर निकल गया है। दरअसल भारत ने फ्रांस से पहले 36 राफेल जेट खरीदे थे। एयरफोर्स के लिए खरीदे गए इन जेट्स के सौदे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। भारत में इस पर काफी राजनीति भी हुई थी। भारत में भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस सौदे में मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी हो, लेकिन इसकी जांच पेरिस में चल रही है। फ्रांस की न्यूज वेबसाइट मीडिया पार्ट का कहना है कि जांच को देख रहे मजिस्ट्रेट ने भारतीय अधिकारियों को एक पत्र भेजा है। इसमें मामले की जांच में सहयोग मांगा गया है। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से पहले छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस मामले की जो जांच हुई उससे जुड़ी फाइल्स फ्रांस के मजिस्ट्रेट स्टडी करना चाहते हैं। बता दें कि मीडिया पार्ट ने ही राफेल घोटाले का आरोप लगाते हुए तब खबर छापी थी। इसमें आरोप लगा था कि डसॉल्ट एविएशन ने डील पक्का कराने के लिए गुप्त रूप से लाखों यूरो भारत में मौजूद बिचौलियों को दिए थे। खबर में कहा गया है कि भारतीय जांच एजेंसियों ने राफेल जेट बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट और मिडिलमैन सुशेन गुप्ता के बीच हुए पैसे के लेन देन के सबूत 2018 में जुटा लिए थे। खबर के मुताबिक ये कथित सबूत ही मजिस्ट्रेट देखना चाहते हैं। हालांकि डसॉल्ट और भारत सरकार दोनों ने उस सौदे में कुछ भी गलत नहीं पाए जाने की बात कही थी। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन जांच की अर्जियों को कोर्ट ने कुछ भी गलत न पाते हुए 14 नवंबर 2019 को खारिज कर दिया था। अब 36 राफेल जेट भारत आ चुके हैं। सेना इसका इस्तेमाल भी कर रही है, लेकिन पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से पहले राफेल विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया। जिस राफेल को 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था, अब 2024 में उसे फिर से चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बुधवार को फिर से राफेल सौदे का मुद्दा उठाते हुए ये दावा किया कि फ्रांसीसी अधिकारियों ने 2016 में लड़ाकू विमानों की बिक्री में कथित भ्रष्टाचार पर भारत सरकार से जानकारी मांगी थी और कहा कि भारत सरकार को पूर्ण खुलासे के साथ सामने आना चाहिए। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर अब चुप नहीं रह सकती। जबकि पीएम मोदी के फ्रांस दौरे में नेवी के लिए 26 राफेल एम या राफेल मरीन खरीदने की डील हो रही है, तो पुराने 36 राफेल का मामला उठ गया है। हालांकि 2019 में इस विवाद को चुनावी मुद्दा बनाकर कांग्रेस बुरी तरह से मात खा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी है। ऐसे में कांग्रेस कथित राफेल घोटाले को फिर से उठाकर 2024 में क्या चुनावी फायदा उठाने की कोशिश में है, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अस्थायी चिकित्सा जमानत के लिए नवाब मलिक की याचिका खारिज की। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह गुण दोष के आधार पर मलिक की जमानत याचिका पर 2 सप्ताह में सुनवाई करेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को चिकित्सा के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया। मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े एक मामले में फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था। राकापा नेता को न्यायिक हिरासत में रखा गया है और वर्तमान में उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है।
मलिक ने चिकित्सा के आधार पर जमानत के लिए अपील की थी। उन्होंने बताया कि वो क्रॉनिक किडनी बीमारी के अलावा अन्य रोगों से भी जूझ रहे हैं। जस्टिस अनुजा प्रभु देसाई की एकल पीठ ने मलिक की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 2 सप्ताह के बाद योग्यता के आधार पर जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की जाएगी। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनुजा प्रभु देसाई ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह गुण दोष के आधार पर मलिक की जमानत याचिका पर 2 सप्ताह में सुनवाई करेंगी। रश्मिकांत एंड पार्टनर्स के माध्यम से दायर अपनी याचिका में मलिक ने कहा कि विशेष अदालत महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने के अपने आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करने में विफल रही है। अपनी जमानत याचिका में मलिक ने गुण दोष के आधार पर जमानत मांगने के अलावा चिकित्सा आधार पर भी राहत की गुहार लगाई है। कोर्ट ने पहले मेडिकल आधार पर मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई की और उस सीमित बिंदु पर याचिका सुरक्षित रख ली। सुनवाई के दौरान मलिक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने दलील दी कि मलिक की शारीरिक स्थिति गंभीर है क्योंकि वो गुर्दे की विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है और उनकी दाहिनी किडनी की स्थिति खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा उपचार के साथ साथ मलिक को तनाव मुक्त वातावरण में रहना होगा और अंततः मुकदमे का सामना करने के लिए फिट होना होगा। हालांकि ईडी ने इस दलील का पुरजोर विरोध किया। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत को बताया कि हर किसी को तनाव है और ये जमानत मांगने का आधार नहीं हो सकता। जज ने सीमित प्रार्थना पत्र पर आज फैसला सुनाया। ईडी ने मलिक को इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि उन्होंने कुछ संपत्ति बाजार मूल्य से कम कीमत पर खरीदी थी। मलिक के वकील अमित देसाई ने कहा कि पिछले 8 महीने से मलिक की हालत बिगड़ती जा रही है। वो किडनी की बीमारी के स्टेज 2 से स्टेज 3 के बीच हैं। उन्होंने अदालत से अनुरोध करते हुए कहा कि मलिक को अगर इसी परिस्थिति में रखा जाएगा तो उनके लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने मलिक की जमानत का विरोध करते हुए बताया कि उन्हें उनके पसंद के अस्पताल में रखा गया है और वहां उनका इलाज जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ देश की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।